जी जनाब, let's start. लास्ट टाइम हमने इफ़ यू रिमेंबर ये रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़े थे बड़ी तफसील के साथ, लेकिन वो जितनी भी तफसील हमने कर ली थी उससे मज़ीद तफसील अवेलेबल है। अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखने जाएँ तो यू विल बी नोइंग कि देयर इज़ अ लॉट मोर. इफ़ यू वांट, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट वेरी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स that didn't cover grouping and group के अंदर indexing and so on, there are various kind of patterns that are discoverable just with one-liners. So I just gave you very basics of regular expressions in Python, but there is much more to it. Okay, and the goal obviously is कि आप यहाँ से आगे अपने तौर पे जो भी आपने patterns मेहनत करने हैं, बजाय फौरी तौर पे अपना एक फंक्शन लिखने के और उसका लूप लगाने के, just search out. You will find out a way to, most probably you will find out a way to do that. ठीक है जी. So आज हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग पे बात करते हैं और बेसिकली आज मेरा गोल जो है क्लास के अंदर वो गोल ये है कि वी आर गोइंग टू कवर वन क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन यूजिंग दिस tokenization. Basically we are going to use, for example, some very simple kind of tokenizer. And then having tokenizer available, we will see what can we do by just having tokenizer. अगर हमारे पास language को tokenize करने का तरीका मौजूद हो, then by just having this much, we can do a lot. और फिर हम देखेंगे कि जो tokenizer हमने यूज किया है वो तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है या कुछ आसान और लैंग्वेजेस के लिए भी है. What if there is some new language or some other language which does not follow the rules of tokenization that is there in English or some other language? So how to come up with the data-driven tokenization? सही. So आज हम इंशाल्लाह जो गोल है, एजेंडा है, वो दो चीज़ें कवर कर रही हैं. एक तो मैं आपको टोकनाइजेशन की थोड़ी सी पावर बताऊंगा क्या है, और दूसरा हम डेटा-ड्रिवन टोकनाइजेशन जो है दोनों को देखेंगे और होपफुली दोनों के कोड भी मैं आपको करके दिखाऊंगा या कोड किए हुए हैं उनको रन करके दिखाऊंगा. ठीक है जी. चलें जी, उससे पहले ये ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है और तस्वीर और हर चीज़? यस, गोइंग गुड. और सुन भी रहे हैं आपकी? नहीं जी सर, आ रही है आवाज़. अच्छा ठीक है. ओके, सो सबसे पहले यस आवाज़ आ रही है, पूरी आवाज़ आ रही है. ठीक है, जबरदस्त. So first of all, what is a word? Or that eventually will be called a token. So what is a word? For example, ये एक लिखा हुआ है I always do the main processing, comma I mean, comma the data processing, full stop. Do you think ये किसी की अंग्रेजी है ना? Sorry? ये किसी की बोलते हुए अंग्रेजी है. That's true. उसकी वजह ये होती है कि जब आप स्पीच रिकग्निशन सिस्टम लिखते हैं तो इस तरह की अंग्रेजी लोग बोल रहे होते हैं, और स्पीच रिकग्निशन सिस्टम जो है उसको ये देखना पड़ता है कि कौन सा लफ्ज कहाँ पे खत्म हुआ ताकि वो उसको टोकनाइज करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करे. एंड देन वो यानी ये जो मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली इसको कहते हैं अटरेंस. अटरेंस होता है जो आप बोलते हैं ना, उसके दरमियान जो इसको कहते हैं डिफ्लुएंसीज जो आती हैं उनको अटरेंसेस कहते हैं. और ये स्पीच रिकग्निशन सिस्टम में अब आपको देखना पड़ेगा ये जो है ये नॉर्मली आप बोलते हुए तो ऐसा करेंगे. शुड कंप्यूटर थिंक ऑफ दैट एज अ वर्ड और नॉट? इज दैट अ वैलिड टोकन और नॉट? सो ये सोचना पड़ेगा. नहीं? वेरी गुड पॉइंट. सो तो कुछ एप्लीकेशंस गालिबन ऐसी होंगी जिसमें शायद इस वर्ड को शायद हम ओमिट कर दें, कहें कि दिस इज नॉट अ प्रॉपर टोकन लाइक दिस वन. डिपेंड्स अपॉन एप्लीकेशन कि उसमें इस तरह की, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल
इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेटर लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एक मॉडल लिख रहे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और वो डिजिटाइज डेटा को पढ़ता है, यानी बुक्स को पढ़ेगा, न्यूज़पेपर्स को पढ़ेगा और उससे वो अपना ट्रेनिंग डेटा बिल्ड करेगा और जब भी उसको सेंटेंस कोई देगा वो रिटन फॉर्म में देगा। तो इस केस में ये जो वर्ड है या इट विल नेवर अपीयर इन योर वोकैबुलरी, इट विल नेवर अपीयर इन योर कॉर्पस। इन दैट केस इस तरह के वर्ड्स अगर इन एनी केस फॉर एग्जांपल चैटिंग करते हुए या कमेंट्स देते हुए फेसबुक के ऊपर अगर उस आपने वो डेटा भी स्क्रैप करना है और उसको भी अपने कॉर्पस का हिस्सा बनाना और इस तरह के वर्ड्स आते भी हैं बिलफर्स, you have to think whether they should be called as valid words or tokens or not. और again कौन सा word important token या important word या vocabulary का part बनने जा रहा है, that does not depend upon the word alone but the application at hand also. जो आप task perform करने जा रहे हैं वो किस नौइयत का है, वो नौइयत भी बाज़ औक़ात words की importance को define करती है कि हमारी vocabulary का part होनी चाहिए। Yes? इसी तरह ये जो पंक्चुएशंस हैं जैसे ये कॉमा है, इसी तरह क्वेश्चन मार्क्स वगैरह हैं, डॉट्स हैं, तो पर्टिकुलरली इंग्लिश में और एक दो और लैंग्वेजेस में ये जो क्वेश्चन मार्क है या डॉट है, नॉर्मली दे डिफाइन द सेंटेंस बाउंड्रीज एंड समटाइम्स detecting those, sometimes keeping them in our vocabulary and then wherever they found getting those and somehow deciding that it may be defining a sentence boundary may be helpful for sentence segmentation. कि हम sentences पहले निकालें, although के sentence segmentation के जो अच्छे तरीके हैं मज़ीद, लेकिन they give an initial segmentation जिसको बाद में post process करके. So it is really, it really depends what is that thing that is going to your vocabulary, what is the word. It is task dependent. Make sense? Yes? So that serves the purpose of this slide. What is a word? और मुझे आपको बताने का मकसद ये था कि word आपकी vocabulary में तब जाएगा अगर उसका vocabulary में होना is helping your task, not otherwise. Make sense? Okay. डिक्शनरी आपकी टास्क जो है वो अपनी डिक्शनरी डिफाइन करेगा, आप डेटा से डिक्शनरी बनाएंगे, जो आपका कॉर्पस होगा आप उस कॉर्पस पे कॉर्पस को स्क्रैप करेंगे, पूरा उसको रीड करेंगे एंड यू विल बिल्ड योर डिक्शनरी, योर वोकैबुलरी। यस, क्या कर दें? उसको अपनी वोकैबुलरी में शामिल नहीं करेंगे। अगर आप एंड पे जो मॉडल बनाना चाह रहे हैं तो ये ऑनलाइन वाले भी सुन लें। ये सवाल इनका ये है कि कुछ इंग्लिश के रूल्स हैं जिसमें कुछ लफ्ज़ जो हैं वो इमोशंस वगैरह को डिफाइन करते हैं, तो इज़ दैट वेरी वाइज कि हम उसको उन वर्ड्स को फेंक दें या ना फेंकें। अगर आप एक इमोशन सैम्पलर लिख रहे हैं या इमोशन डिटेक्टर लिख रहे हैं या इमोशन टू इमोजी मैपर लिख रहे हैं, फिर वो वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं। अगेन दैट्स टास्क डिपेंडेंट। व्हाट टास्क यू आर गोइंग टू डू, that define what words are important and what words should be in your vocabulary. Ilwasan mein sensitivity बहुत होती है कि let's say words feedback and theories. अब हमारे कंप्यूटर में लास्ट टाइम पे फीडबैक देता है, बात तो सही जितने बात सही लिखते नहीं है वो वर्ड ऑल होते हैं, वो उस सेंसिटिविटी कैसे पता करते हैं? बाज़ औक़ात ये होता है कि जो आप लिख रहे हैं उसमें अगर वो सिर्फ सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो आप प्री प्रोसेस करते हुए उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्पेल करेक्टर है वो भी लिखेंगे इंशाल्लाह पाइथन के अंदर ना एडेड डिस्टेंस की बेस के ऊपर। तो एक तो तरीका ये है कि आप स्पेल करेक्टर पहले लिख लें, वो आ जाए। उसके बाद आप अभी भी कई वर्ड्स ऐसे होंगे जैसे जिनका कोई करीब वर्ड जो है मिला या नहीं मिला, या आपने ये प्री प्रोसेसिंग नहीं भी करनी, तो ये जो वर्ड्स हैं ना जिनमें मिस्टेक्स होती हैं लिखने में, इनके बारे में अजम्पशन ये है कि ये पूरे कॉर्पस में बहुत कम दफ़ा आएंगे, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं आएंगे। जो सही लफ्ज़ होंगे
वो ज़्यादा दफ़ा अपीयर होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो एक NLP में एक टर्म होती है, उसको कहते हैं कट ऑफ वैल्यू। सो कट ऑफ वैल्यू एक पैरामीटर होता है जो आप डिफाइन करते हैं कि आपके पूरे कॉर्पस में अगर कोई वर्ड इतनी वैल्यू से कम दफ़ा है तो डोंट कंसिडर दैट वर्ड। और नॉर्मली उनमें वो वर्ड्स होते हैं जो मिस टाइप होते हैं, ये इस तरह के, क्योंकि एक ही वर्ड मिस टाइप होगी, एक ही तरह की मिस टाइपिंग बार बार आएगी, तो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। So, yeah. Vocabulary, set of unique words. Set of unique words. It's a set. Unique words. So you go through your corpus, somehow pick the words. I'm not telling how to pick the words because that's a difficult task. In English, it seems easy. You just split on spaces and certain to get, but in every language, this is not easy. But somehow, if you can, the set of all unique words or tokens in your corpus is vocabulary. Okay, that's the definition of vocabulary. और ये जो tokens होंगे, जिस language पे आप काम कर रहे हैं, उस लैंग्वेज के जो लिंग्विस्टिक के बदले हैं, वो चाहे उसको प्रॉपर वर्ड कहें या ना कहें, एल्गोरिदम कैन स्टिल फाइंड आउट कि दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रीअकरिंग अगेन एंड अगेन, एंड मे बी इट इज पार्ट ऑफ अ वर्ड समटाइम्स कॉल्ड सब वर्ड। तो लिंग्विस्टिक हो सकता है कोई आगे कहे कि नहीं यार, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अंदर तो लिंग्विस्टिक आगे कह सकता है कि नहीं यार, अंग्रेजी के अंदर ये जो वर्ड आपने ये जो टोकन बनाया हुआ है EST फॉर एग्जांपल, तो कोई लफ्ज़ है नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं, बट इट इज़ पॉसिबल कि वो EST किसी और वर्ड के साथ यूज़ होके उसको चेंज करे या उसके मीनिंग में तब्दीली लाए, और ये मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ ये सेम तरह से यूज़ हो रहा है। सो दिस सब वर्ड विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्ड कैन हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंस। और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में, यानी ये जो जिसमें हम कंप्यूटेशन करते हैं, उसमें there is no harm to call that as a token. जैसे इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, Yes. ये सीखी है, Yes. ये शुरू में कुछ वर्ड्स के शुरू में अन लगता है, अन लगता है, Exactly. इन लगता है, Yes. इस तरह के सारे वर्ड्स These are subwords. इंपॉर्टेंट। These are actually important. जो subword tokenizer है, वो इनको उठाता है, उनको separate token कहते हैं. We will see today by trade encoding. So far so good. Vocabulary is the set of unique words. Tokens. जब आप किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे होते हैं, तो डॉक्यूमेंट को पढ़ते पढ़ते जो वर्ड्स आप रीड कर रहे होते हैं, they are called tokens. Set of unique tokens of corpus is called vocabulary. लेकिन जब आप किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे होते हैं तो एक एक टोकन आ रहा होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टोकन द है तो ये 5वें नंबर पे आया, यही टोकन जो 11th नंबर पे आया, दैट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट टोकन। टोकन डिफरेंट है, वर्ड सेम, लेकिन द 11th टोकन इज डिफरेंट देन 5th टोकन, बिकॉज 5th टोकन इज 5th टोकन एंड 11th टोकन इज 11th टोकन। 11th टोकन का अपना कॉन्टेक्स्ट है, 5th टोकन का अपना कॉन्टेक्स्ट है। वर्ड कई दफा अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से भी डिफाइन होते हैं। ओके, फाइन। Spacy, we are going to see Spacy today for tokenization and stuff. I have a notebook. Spacy अभी मैं देख लेता हूँ इंस्टॉल हुई है कि नहीं। Just I want to show you the tokenizer. I guess कि Spacy इंस्टॉल होगी है, इसका वो जो पैकेज होता है वो भी इंस्टॉल करना होता है, वो डाउनलोड करके। Anyways, मेरे पास एक नोटबुक है। Why don't we just उसमें आउटपुट्स भी लिखी हुई है। So अगर फिलहाल इंस्टॉल पूरी नहीं की है तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखी है। And then let's just move on. Sorry? Spacy इंस्टॉल होगी, बेटे इसका एक वो मॉडल होता है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको इसके साथ बाइंड करना पड़ेगा लैपटॉप में। लेकिन यहाँ पे हाँ जी, कोलैब पे भी कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं बिल्कुल। सो मेरे पास नोटबुक है जिसमें आउटपुट्स हैं। सो लेट मी शो यू द आउटपुट्स। हाँ जी, वो यूज कर लेते हैं। सो
मैंने नहीं की अभी तक, मैं कर देता हूँ। ओके, सो ये एक मॉडल है जिसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये इंग्लिश का मॉडल है बेसिकली। Is that fine now? Better? ओके, सो स्पेसी अगर आप इंपोर्ट कर लें और ये आपने डाउनलोड किया हुआ हो, ये मॉडल है क्या? इंग्लिश कोर वेब बेस्ड कॉर्पस, और ये स्मॉल मॉडल है। इसमें मीडियम और लार्ज मॉडल भी आता है। मीडियम आएगा MD से और LG से आएगा लार्ज मॉडल। यानी कितना बड़ा कॉर्पस था? कॉर्पस के साइज से कितना बड़ा कॉर्पस था? सो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। आई ऑलवेज डू द मेन प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट। ये मेरा मॉडल है NLP। इफ आई जस्ट कॉल दिस डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर मैं सिर्फ ये NLP कॉल करूं, then this becomes a document type object stats, and then for each token in stats I can NLP actually आपने मॉडल लोड किया हुआ है। मॉडल लोड किया। Yes. और ये मैं इसमें कोई भी स्ट्रिंग दूंगा तो इट विल रिटर्न अ डॉक्यूमेंट टाइप ऑब्जेक्ट जिसके अंदर काफी सारे स्टैटिस्टिक्स होंगे, टोकन्स कौन से हैं, दिस एंड दैट, अ लॉट मैनी। सो फॉर टोकन इन स्टैट्स टोकन डॉट टेक्स्ट, अगर आप देखें ये टोकन है, आई ऑलवेज डू द मेन प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट। यस, नाउ इफ यू सी स्पेसी का जो इंग्लिश का टोकनाइजर है दैट इज गुड, एंड NLP का भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली जो फेमस लैंग्वेजेस हैं उनके टोकनाइजर्स हैं, फ्रेंच के भी हैं। यानी आप उस तरह का उसका मॉडल लोड करेंगे आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था, फास्ट टेक्स्ट वालों ने, फास्ट टेक्स्ट एम्बेडिंग है, उन्होंने 156 लैंग्वेजेस के जो है ना वो एम्बेडिंग्स जो है वो लर्न करके रखी हुई हैं। एम्बेडिंग्स जब हम 156, उनमें उर्दू भी है। सो मैंने उनकी फाइल डाउनलोड कर ली है। और आज मैंने एक पंजाब यूनिवर्सिटी के लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट से एक हैं प्रोफेसर साहब, उनसे मैंने रब्ता किया कि हमें उर्दू का कॉर्पस कहीं से लेके दें, ढूंढ के दें। सो वी आल्सो कमिटेड कि हम जल्दी इंशाल्लाह उर्दू का कॉर्पस आपको दे देंगे। आई वांट टू वर्क ऑन उर्दू, सो ठीक मिल जाएगा इंशाल्लाह डेटा जल्दी। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि इसने डॉट के ऊपर स्प्लिट नहीं किया। उसको पता है कि U.K. is one token। हाँ जी, यस। और ये टोकनाइजेशन के दौरान कई दफ़ा हेल्पफुल होता है कि आप जो उस लैंग्वेज की काफ़ी सारी एब्रीविएशन है वो आपके पास हो। अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी भी है। अगेन किसी और लैंग्वेज में जहाँ हमें कुछ नहीं पता और हमें लैंग्वेज के रूल्स भी नहीं पता, वहाँ पे टोकनाइजेशन कैसे करनी है, सी दैट। लेकिन जिनके रूल्स हैं, जितना मेटा डेटा आपके पास अवेलेबल है उतना आप टोकनाइजर में डाल दें या किसी भी मॉडल में डाल दें, दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल। नहीं। ये टोकनाइजर है जी, बड़ा सिंपल सा। ये हमने लास्ट टाइम रेगुलर एक्सप्रेशन में भी देखा था। स्प्लिट ऑन एवरी लेटर दैट इज नॉट अल्फान्यूमेरिक। ठीक है, लेकिन इसकी मुसीबत ये है कि अगर ये मैं अप्लाई करूं यूके वाले पे तो U इज अ सेपरेट टोकन, K इज अ सेपरेट टोकन एंड सो ऑन, व्हिच मे बी फाइन इन इंग्लिश, इट इज नॉट फाइन, बट यस ओके। अगर आप वोकैबुलरी की स्ट्रिंग्स इकट्ठी कर लें तो ये जो अभी मैंने मॉडल लोड किया है इसमें कुछ 83,431 वर्ड्स हैं वोकैबुलरी में। अगर आप लार्ज मॉडल करेंगे यानी यहाँ पे मॉडल LG कर देंगे तो उसका मैंने चेक किया था अपने सिस्टम पे, उसके तकरीबन 7 लाख वर्ड्स, हमने 7 लाख अंग्रेजी के वर्ड्स की वोकैबुलरी बनाई और उनकी इम्बेडेंस भी करके रखी है एंड सो ऑन। बट
the limitation is these kind of packages, although very good, they work on famous languages. They have support available for famous languages. For new language, you have to learn the algorithms and all that stuff. ये स्पेसी डॉट लोड ने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, कोई कंस्ट्रक्टर टाइप, इसको टाइप करके देखना पड़ेगा। अभी तो इसकी टाइप आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे स्पेसी इंस्टॉल नहीं है। अगर मैं यानी यहाँ पे अगर मैं ये कमांड यहाँ पे लिख दूँ, मैं रन नहीं करता, लेकिन अगर मैं ये कर दूँ तो ये उसकी बता देगा what is this thing, ये डॉट सारा लिख। Okay, so let me not import spacey and work with regular expressions only. This is document. Document 2, and that's a tokenizer. Okay. Yes? Okay. The strings are being and so on. Okay, now we are going to build an application जो data से अपनी vocabulary build करेगा और फिर एक classification model हम बनाने जा रहे हैं जो बड़ा simple होगा, लेकिन the main focus would be given data, how to come up with, given the data in English right now, the tokenizer is, let's say, the simple split array. Later on, we will just plug and play the tokenizer. We will change the tokenizer for another language, and the rest of the pipeline will work as it is. Okay. So let's start. मैंने इसमें data नहीं डाला. Laptop में data है. Let me just copy the data as well. Just give me a minute. Okay, so let's build an application for review classification. So होगा ये कि ये Yelp reviews हैं, Yelp reviews का data जो है वो available है. ये basically restaurants के बारे में लोगों के reviews हैं कि खाना अच्छा था, सर्विस अच्छी थी, and so on. So हुआ ये कि काफ़ी सारे लोगों ने अपने reviews लिखे. Actually this is very large data and this is real data जो Kaggle challenge में भी use हुआ है. और उसमें 5-star रेटिंग थी, सो स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, स्टार 4, स्टार 5. ये स्टार 1, स्टार 2 रेटिंग जो है ये भी लोगों ने दी, सो दैट वाज काइंड ऑफ ट्रेनिंग डेटा. ये टेक्स्ट है और इसका ये रिव्यू है, ये टेक्स्ट है इसका ये रिव्यू है, सॉरी ये रिव्यू है इसकी ये रेटिंग है, ये रिव्यू है. लेटर ऑन इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट किया गया कि जो रेटिंग 3 या 3 से प्लस थी उसको गुड रिव्यू कहा गया, जो 3 से कम थी
उसको बैड रिव्यू कहा गया, एंड दिस बिकम्स बाइनरी क्लासिफिकेशन डेटा. सो द आइडिया इज टू कम अप विद अ मॉडल कि जो रिव्यू को एज एन इनपुट ले, विच इज अ टेक्स्ट, और बताए कि ये पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू. यस, सो दैट्स अ गोल. सो लेट्स गो थ्रू. That's this is the data set. Rating is negative, and that's the whole review. Terrible place to work, and this is just a part of it. Review negative, hours, minutes, total time, extremely blah blah. There are positive reviews too, if you see this. Okay, this is my data set. And I have roughly, the records are roughly, not roughly, exactly 56,000. So 56,000 records are there. Sorry? A line? जी जी, ये मैनुअली किया गया, यानी आप से लिखवाया गया रिव्यू और फिर आगे आपको एक ऑप्शन दे दी कि यार ये रेटिंग दे दें हमें, तो रिव्यूज में लिख दिया था, साथ रेटिंग भी मिल गई, तो आपको पता चल गया. अगर रेटिंग अच्छी दी है तो इसका मतलब है अच्छा कमेंट लिखा था, अगर रेटिंग अच्छी नहीं थी तो बुरा कोई कमेंट लिखा था. ऑटोमेटिक करने के लिए डेटा चाहिए आपको. अभी हम ऑटोमेटिक करने लगे, उसके लिए ट्रेनिंग डेटा चाहिए होता है. तो नहीं, वो जब भी ऑटोमेट आप करेंगे ना, आपको ट्रेनिंग डेटा चाहिए होगा. पहले आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा जो हैंड लेबल डेटा के ऊपर लर्निंग करेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बताया करेगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, गिवन रिव्यू. सो यू हैव टू डू दैट. ओके, यस, ओके. नाउ हियर वी आर गोइंग टू बिल्ड द वोकैबुलरी. That vocabulary is a global variable. Right now it's a dictionary. Python में dictionary या किसी भी शायद language में dictionary क्या है? It's a key to value mapping. Key can be any object, value can be any object. Okay. So it's a global variable, which means it is accessible by all the functions. Global मैंने इसलिए बताया कि बार-बार function से return ना करना पड़ेगा, pass ना करना. Otherwise जो अच्छी implementation है वो classes के अंदर लिखें आप, proper inheritance, composition वगैरह हो. But the goal here is not to go to the software engineering principles. Right now, जब आप deploy करें ज़रूरी करें. Right now we see the workflow, which has lesser details. So let's start. Initialize vocabulary, unknown token. वो तमाम words जो test time पे appear होंगे और वो हमारी vocabulary में नहीं होंगे, we will call them unknown. Yes. रन टाइम पे कोई एक बंदा रिव्यू लिख रहा है अब, और वो ऐसा वर्ड लिख देता है जो आज तक किसी रिव्यू में नहीं लिखा गया, तो वो हमारी वोकैबुलरी में नहीं होगा. सो वी शुड हैव अ सपोर्ट फॉर अननोन टोकन. और अननोन टोकन की स्ट्रिंग हम ये कह रहे हैं, अननोन टोकन ये होता है. वोकैबुलरी के अंदर एक और डिक्शनरी हम बना रहे हैं जिसको, यानी इट्स अ डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज. वोकैबुलरी के अंदर एक डिक्शनरी बना रहे हैं विच इज टोकन टू इंडेक्स. यानी अगर मुझे टोकन दे तो मैं इंडेक्स बताऊंगा. इंडेक्स मीन्स कि ये मेरी वोकैबुलरी में, वोकैबुलरी को अगर एक ही फॉर्म में सोचें तो ये लिस्ट में किस इंडेक्स ऑफ द टोकन इन वोकैबुलरी. ओके, देन अनदर इनवर्स वोकैबुलरी इज इंडेक्स टू टोकन. अननोन टोकन इज दिस. वोकैबुलरी के अंदर अननोन टोकन है क्या? ये ऐड टोकन का फंक्शन मैं अभी आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले आप अननोन टोकन ऐड करें, उसका जो भी इंडेक्स है, और अननोन टोकन का इंडेक्स भी सेपरेटली सेव कर लें इसमें. यस, जितने भी स्पेशल टोकन्स होते हैं, बाज़ औक़ात अननोन टोकन होता है, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस टोकन होता है, एंड ऑफ सेंटेंस टोकन होता है, ये चाहिए होते हैं. मास्क एक टोकन होता है जो मास्किंग कई दफ़ा यूज़ होती है. सो दे आर स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ टोकन्स. इनका मेटा डेटा सेपरेटली सेव कर लेना इज ऑलवेज गुड. ओके, सो इनिशियलाइज वोकैबुलरी. ऐड टोकन का फंक्शन है, इसमें टोकन आएगा. अगर टोकन ऑलरेडी वोकैबुलरी में है, इफ टोकन इज ऑलरेडी इन द वोकैबुलरी, तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो. यस,
ऐड टोकन फंक्शन क्या करेगा, टोकन को ऐड करके इंडेक्स रिटर्न करेगा, और अगर टोकन पहले से होगा तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा. So if token is already there, return the index. Otherwise, check how many tokens are already added in my vocabulary and compute the next index. Length चूंकि for example अगर मेरे पास 10 tokens added हैं तो length तो मेरे पास 10 आएगी, लेकिन indices 0 से 9 होंगे. So ये जो IDX है ये मेरे पास next index होगा, available index. So मैं करूँगा ये कि token to index के अंदर ये इंडेक्स रख दूंगा इस टोकन की जगह पे, और इस इंडेक्स की जगह पे ये टोकन रख दूंगा, और अगेन आई विल रिटर्न इंडेक्स. मेक सेंस? ओके, सो मैं इसको बार रन भी करता जाता हूँ साथ साथ. ऐड मैनी टोकन्स, अगर आपके पास काफी सारे टोकन आ जाए लिस्ट में, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट कॉल ऐड टोकन ऑन ऑल द टोकन्स. यस, this is list comprehension. Yes, ये Python में list comprehension है, ये यानी for loop को लिखने का शॉर्ट ट्रिक है अगर आपने लिस्ट एक्सपेंड करनी है. ठीक है, मुश्किल तो नहीं होगा. Okay, next function is lookup token. तो मैं अगर एक टोकन दूं तो आप मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न करें. लुकअप टोकन मींस रिटर्न द इंडेक्स. तो अगर तो टोकन ऑलरेडी, ये गेट फंक्शन क्या करेगा, अगर तो टोकन ऑलरेडी मौजूद है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज अननोन टोकन का इंडेक्स रिटर्न कर देगा. ये जो सेकंड वैल्यू है ये तब होगी जब टोकन मौजूद नहीं होगा, तो सेकंड वैल्यू रिटर्न. सो इफ द टोकन इज देयर, रिटर्न इंडेक्स ऑफ इट, अदरवाइज रिटर्न the unknown token index. Yes? Okay. Sorry? नहीं, get का इसका अपना फंक्शन, डिक्शनरी का अपना फंक्शन है get का. vocab is a dictionary. डिक्शनरी के अंदर built-in फंक्शन. Yes. Okay. It's a built-in function. lookup token हो गया जी. lookup index, अगर इंडेक्स उसमें नहीं है तो एरर दे दो, अदरवाइज इंडेक्स रिटर्न कर दो, टोकन रिटर्न कर दो. लुकअप इंडेक्स, एक इंडेक्स देंगे और वो टोकन रिटर्न करेगा. यस, ये सारे फंक्शन आपको वोकैबुलरी में चाहिए होते हैं. इफ यू हैव वोकैबुलरी यू नीड टू नो ऑल दीस फंक्शंस. ओके, नाउ दिस इज better, relatively better function. The function is given a data frame, I mean the file that you have read, given a data frame, build the vocabulary. Yes? अब ये कैसे रीड करेगा एक एक रिव्यू को और उससे वोकैबुलरी कैसे बनाएगा, लेट्स सी. यस, ओके, सो व्हाट इट विल बी डूइंग, दिस फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल इनिशियलाइज द वोकैबुलरी. Then it will initialize a counter. This counter is already imported. Counter. Okay. So it will initialize a counter, and where was I? Here. And then whatever corpus you have given. Listen. Sorry. Oh yeah. So what? In data frame you have a full column review and then another column rating. So go for every review. One review is here. Review is a string. Yes. Now tokenize that string and get a list of tokens. This is something your different language के लिए different. Yes. अगर कोई और language होगी तो this tokenizer will be different. But at the end of the day, whatever language is, whatever tokenizer is, it will return a list of tokens, and then you have to move exactly the same way you are moving here. Yes? Okay. So for each word in the list of tokens, word counts, itne ye word aa chuke honge, just count those, and अब ये जो पहला नेस्टेड लूप है ये सिर्फ ये करेगा कि सारे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेगा, कौन सा वर्ड कितनी दफा है. दिस इज इंपॉर्टेंट बिफोर एडिंग टू द वोकैबुलरी. इफ सम वर्ड इज रियली रेयर देन डोंट ऐड दिस टू द वोकैबुलरी. और यहाँ पे मैंने कट ऑफ वैल्यू 25 रखी हुई है, ज्यादा ये कम की जा सकती. क्लियर? डेटा फ्रेम, ये
पांडास डेटा फ्रेम का, यानी जब मैं CSV फाइल रीड करूंगा तो जिस वेरिएबल में ये सेव होगा वो ये, सॉरी, कट ऑफ वैल्यू। कट ऑफ वैल्यू ये है कि एटलीस्ट कितनी occurrences हो to be qualified to stay in the vocabulary. Threshold. That's threshold. Exactly. Yes? Okay. So for word and count in the word counts, if the count is greater than cutoff, then add token. Make sense? Very simple. Should I move on? Online Azad, everything is fine? भाई आप सुन रहे हैं मुझे? जी सर, जी सर। अच्छा, ठीक है। आप लोगों ने ये मुझसे सेटअप कराया जानबूझ के, आई विल मेक श्योर कि आप ये सुने लेक्चर। श्योर सर। ओके, वोकैबुलरी फ्रॉम डेटा फ्रेम, ये वोकैबुलरी बना लिए डेटा फ्रेम से। अगर कोई ऑलरेडी कॉर्पस आपको अवेलेबल है, यानी डेटा फ्रेम नहीं है, कोई फाइल आपने रीड किया और ऑलरेडी स्ट्रिंग की फॉर्म में या किसी फॉर्म में, तो वोकैबुलरी फ्रॉम कॉर्पस भी आप बना सकते हैं। यानी यू जस्ट गिव अ होल डॉक्यूमेंट, वेरी लेंथी डॉक्यूमेंट, or maybe set of documents or list of documents, reading from somewhere. You read text files, store them in a list, and you can just give that to. Then this builds the vocabulary from corpus. Not a big deal. Exactly the same thing. Now this is just a list of strings. Yes. So let me go through with this one, that one, and now here I'm going to read the file. मैंने ये फाइल रूट पे अपलोड की है, इसलिए रीड हो जाएगी। आप किसी और जगह पे अपलोड करेंगे तो उसका फुल एब्सोल्यूट पाथ देते हैं, ठीक है। और बैकस्लैशेस ध्यान से, बैकस्लैश ये जो है आपको पता ही है कि इसलिए बेहतर है कि बैकस्लैश ऐसे लिखें, या अगर आपने पाथ कॉपी किया है वो विंडो के ऊपर जाके उसमें इतनी सारी स्लैशेस हैं तो स्टार्ट में R लगा दें, ट्रीट दैट एज अ रॉ स्ट्रिंग। यस, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया। Okay, so corpus np as array df dot review ये इसको मैं उठाता हूँ as an array that becomes my corpus and I just call vocabulary from corpus. The other thing is I can call vocabulary from data frame either, same thing. Yes. Okay. It will take some time. It has to go through the whole corpus and okay returns. मेरे कंप्यूटर पर उसको लगा हुआ थोड़ा सा टाइम। आई वाज थिंकिंग कि एनीवेज SSD आई आल्सो हैव SSD, faster oh there is no lookup token is not defined. oh my god, I guess कि मैं वो सारे फंक्शन गो थ्रू करता है, उनको मैंने रन नहीं किया। हाँ, ये लुकअप टोकन रन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये तो हो गया होगा, ये हमने रन कर लिया होगा ऑलरेडी लुकअप टोकन। तो द टोकन B has index 38 and if you want to see at index 38 the token is B. How many words are there in your vocabulary? It's 8, 9. These many words you have picked from the data set. That's your world. That's your whole universe. I mean, अगर हम देखना चाहें कि दाग कितनी दफा है, वो सेव नहीं किया, कर सकते हैं उसको सेव कर सकते हैं। सही है जी। बाय द वे, अगर इस पे आप कट ऑफ वैल्यू चेंज कर दें तो, यानी अगर बढ़ा दें तो ये नंबर और थोड़े हो जाएंगे, अगर कम कर दें तो ये कुछ रेयर वर्ड्स जो हैं वो भी आ जाएंगे इसमें। यस, ओके ग्रेट। ओके, वन हॉट एनकोडिंग। अब हमें ये पता है कि ये जो हमारी वोकैबुलरी है दैट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 8946 एंट्रीज। वन हॉट एनकोडिंग क्या होती है? किसी भी टोकन की, और ये आई भी
वन हॉट इनकोडिंग, अगर किसी टोकन का इंडेक्स है लेट्स से 5, तो वन हॉट इनकोडिंग क्या होगी कि आप एक जीरोस का वेक्टर डिक्लेयर करें जिसमें उतने जीरोस हों जितनी आपकी वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी का साइज है। अगर आपकी वोकैबुलरी में टोटल 100 है, व्हाट इज सो फनी, व्हाट इज सो फनी, यहाँ so if you have for example 100 words in the vocabulary, then initialize a vector with 100 zeros, and then whatever your token is, find out its index, and at that index in the zero vector place a 1. That is called one hot encoding. One of k coding, yes, one of k coding for the target को बोलने के लिए वो यही होती है। सही है जी। इसका बेनिफिट, इनिशियल बेनिफिट तो ये है कि जो आपकी इसका फौरी तौर पे इनिशियल बेनिफिट तो ये है कि जो आपकी स्ट्रिंग है, नाउ इट बिकम्स a list of numbers. Once it becomes a list of numbers as a vector, now you can do a lot of vector mathematics on it, which you cannot do on string. It is not justified doing in strings. और vector mathematics में बड़ी कई दफ़ा मज़ेदार चीज़ें आती हैं। यानी once it is defined as a vector of numbers, it is now a point in some space. So you can now associate geometry with this point. This point has a direction. I mean, the word good has a direction, has a magnitude. It is closer to that one, it is further to that one. It is unrelated or orthogonal to this one and so on. Now you can do a lot that you cannot do with strings. हाँ, लेकिन वो embedding one hot encoding की embedding नहीं थी. This is also an embedding. Yes. So representing, और कोई भी machine learning model है वो आपसे require करेगा कि जो भी आपका data objects हैं, at the end of the day they are represented as vectors of numeric representation. They want that. This is the first and most simple numeric representation, which has drawbacks and in certain cases has benefits too. जो भी आपका टोकन है उसका एक वेक्टर बनेगा। तो जब आप टोकन रीड करते जाएंगे तो आपके वेक्टर्स बनते जाएंगे। Make sense? So one hot vector, token n is the size of the vocabulary. You just declare the np dot zeros and then look up token. It will return index. Just place 1 there, return one hot. Make sense? So here is a one hot vector for sorry ये एक array डिक्लेयर करेगा, 2 dimensional array जिसका साइज होगा फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 100 by 1 की एक array डिक्लेयर कर देगा, सब जीरोस होंगे। सही? So n by 1 means it will make a column vector, one dimensional column vector, not a row. N rows, 1 column. Make sense? Okay. So one hot encoder. So और ये क्या हुआ? इसमें सिर्फ 1 क्यों? अच्छा 38 इंडेक्स। अगर आप वन हॉट वेक्टर को देखें ना, if you see one hot vector, it is a vector so long, all the zeros, just 1 at the position 38. Yes. Yes. अगर आपने चेक करना होगा सिर्फ दा की जगह पे 1 पड़ा हुआ है तो मल्टीपल तरीके हैं। एक आसान तरीका ये भी है कि आप सारे वेक्टर का सम कर दें 1 आएगा, या स्क्वायर्स का सम कर दें फिर भी 1 आएगा। Yes? So if you think I should show you, here I'm going to show you. Print स्क्वायर्स का सम मैं क्यों कह रहा हूँ वैसे? वो
सकता है कुछ नेगेटिव हो, बीच में एक नेगेटिव 10 हो, एक पॉजिटिव 10 हो और एक 1 हो। सबको जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर 1 आएगा आगे। यस अगर इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें इसी के साथ, यस, दैट शुड आल्सो बी 1। ये मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। 1, okay. Another way of doing the same thing is that's not the other way of doing the same thing. I know what is happening. I know what is happening. Let me. This NumPy has certain things. उतने बड़े वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया है। नहीं, उसकी डायमेंशंस जो है ना वो मिसमैच हो रही है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तौर पे ये कर रहा था। एक है फॉर एग्जांपल 100/1, दूसरा भी 100/1 है। या तो मैं ट्रांसपोज लेके करूँ पहले का, या तो मैं पहले का ट्रांसपोज लेके करूँ, इसको तरीका है। या फिर मैं दोनों को ना, दोनों डॉट प्रोडक्ट की तो डेफिनेशन ये है कि नहीं, ये जो डॉट है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, याद रखिए। 1/1 ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, टू मैट्रिसेस आर विल बी मल्टीप्लाइड। सो अगर आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है तो पहला आपको खुद से रो बना के देनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाऊं जी। और अभी डायमेंशन सेट नहीं हुई ना, एक पहला जो है वो कॉलम वेक्टर है, दोनों भी तो कॉलम है, दोनों कॉलम वेक्टर है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट although this is not very important, one hot ये कॉलम वेक्टर है, इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ डॉट ओके। सही है, जबरदस्त। नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट नाउ लेट्स से यू आर गिवन अ रिव्यू एंड नाउ अगेंस्ट दैट रिव्यू यू वांट टू कम अप विद अ लिस्ट ऑफ वेक्टर्स। यानी पहला वर्ड जो है उसका वेक्टर क्या है, दूसरा वर्ड जो है उसका वेक्टर क्या है, तीसरा। एक डॉक्यूमेंट होगा उसमें 50 वर्ड्स होंगे, तो उस डॉक्यूमेंट को 50 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एक और रिव्यू होगा जिसमें 10 वर्ड्स होंगे, उस डॉक्यूमेंट को 10 वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यस, उसके लिए ये जो फंक्शन है ये आप देख लें। अभी नया रिव्यू है, कोई भी रिव्यू, मैंने अभी पूरे डेटा सेट के फीचर्स तो निकालने हैं, अभी तो मैंने सिर्फ वोकैबुलरी बनाई। चाहे कोई नया रिव्यू है चाहे कोई ट्रेनिंग में, मैंने उसके फीचर वेक्टर से बनाए। ओके, ये मैंने फंक्शन लिखा था कंप्यूट फीचर्स का समझाने के लिए, बड़ा साफ सुथरा करके, जिसमें मैं एक लिस्ट को एक्सटेंड कर रहा था। यानी पहले मैं एक लिस्ट को डिफाइन करता हूँ, फिर जब नया एलिमेंट आता है जैसे लिंक लिस्ट होती है एक्सपेंड, ये एक्सपेंड होती थी। इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम and the reason was this expansion was costly, उसको मैं ये डिक्लेयर करनी पड़ती है, so on. So it is always good to pre-allocate the size if you know the size. So ये जो है ये मैंने थोड़ा तेज कर दिया, मैंने pre-allocate कर दिया साइज, ठीक है। और दूसरा मैंने ये किया है कि अभी तक हमें ये मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल, अभी तक हमें ये नहीं पता कि अगर एक डॉक्यूमेंट है उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा है, दूसरे में नंबर ऑफ वर्ड्स कम है, तो दो डेटा पॉइंट्स के अगेंस्ट ये जो सीक्वेंस की लेंथ का डिफरेंस है, इसको हैंडल करने के लिए वी डू नॉट हैव अ मशीन लर्निंग मॉडल राइट नाउ। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं, बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी तक हमें एक डॉक्यूमेंट को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है। यस, एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज you come up with embeddings of all the vectors and then just average out the embeddings, and that's the document representation. That's one standard way other than ORM. लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ वर्ड्स लेंथ है, वन हॉट एन्कोडिंग सबकी सेम है, यानी डायमेंशन वन हार्ट कोडिंग से, लेकिन किसी में अगर वो 50, किसी में 50 है, किसी में 10 है, तो एवरेज आउट होके एक वेक्टर आएगा जिसमें एक वन हॉट टाइप का वेक्टर होगा। वन हॉट नहीं होगा, वो डेंस वेक्टर होगा, यानी आप एवरेज ले रहे हैं। तो अब एक डॉक्यूमेंट एक वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट होगा, यानी जस्ट थिंक अबाउट दिस, यू हैव अ वर्ड लाइक द गेम is on, let's say, that's a document,
E has some one hot encoding. Let's say a lot of zeros and somewhere one. Game has one hot encoding. Let's say this one and a lot of zeros. Similarly, this one and that one. So what you do, you just add them up. That's bad way of representing document. But before sequence models, before recurrent neural networks, that was the way people were doing it. We will see much better way later on when we will touch deep learning. But before deep learning, that was some kind of standard way of representing a document, which do not include a lot of information, throws away a lot of information. So that's what you are going to do. So that will result one vector eventually, and then you divide that by total number of words. That's an average vector. Yes, and this vector, final vector, will be having maybe entries in real numbers or zeros or yes, but the total number of entries are the same as your vocabulary. So this is the representation of document 1. Similarly, document 2 has representation, same kind of vector. अब किसी document में ज़्यादा लफ्ज़ हों या थोड़े लफ्ज़ हों, doesn't matter. It has the same, but it has drawbacks too. This is not a good way of representing a document again, because you're breaking all the sequence of words. Words के sequence में आ रहे थे, you're just breaking that up when you are taking the average. And sequence defines meaning. Context and meaning and all that. Yes? Great. So, I wrote this function compute feature fast that given a document, picks all the tokens in the document. The document is given after doing tokenization, and then it just builds the one hot vector and then just add one there. Make sense? And then at the end, it takes how many tokens were there, just take the average of. It is faster. Yes? Corpus to feature matrix, अगर आप एक डॉक्यूमेंट की बजाय लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे दें तो पूरे कॉर्पस के फीचर वेक्टर्स कैसे बनाने हैं? That's one way, again the stack kind of way. A faster version is this one. You pre-allocate the matrix, total size of the vocabulary, the length of corpus, आपके कितने documents हैं total? Yes, इतना matrix बना लिया और हर document के against एक vector आता जाएगा. Make sense? तो ये मैंने कुछ टाइम का एनालिसिस किया था कि अगर कंप्यूट फीचर फास्ट को कॉल करें एज कंपेयर टू कंप्यूट फीचर्स को कॉल करें, दैट्स अ टाइम डिफरेंस. ये गालिबन कोई 11 सेकंड्स ले रहा है और ये 682 माइक्रो सेकंड्स ले. दिस इज दिस मच फास्ट. आई मीन या एनीवेज, सो ready for classification? Classification को पता है आपको? आपको machine learning का पता है किसी को? Anybody who do not know about machine learning? Okay. Okay, let me. मैंने आपको machine learning के वो भी दिए थे अपने लेक्चर दिए थे मैंने. वो क्यों देखे आप? वो देख लें वैसे. वो देख लें. मशीन लर्निंग के मैंने अपने YouTube के आपको लेक्चर दिए थे, वो देख लें. Although we will cover those things here, but mostly I will be covering deep learning rather than the very basics of machine learning. Okay, but just as a quick let me just do not have space. A machine learning model may be a classification model or a regression model, sometimes known as supervised learning model. Is at the end of the day is a function. It's a function that takes input as a vector, some vector x, like one hot vector or some vector. And the goal of this function mostly is to return a scalar. Sometimes other than scalar as well, but mostly scalar. Okay. Yes. Sometimes
क्लासिफिकेशन केस में वेक्टर आ सकता है, सॉफ्टनेस आपको वेक्टर ही देता है, क्लासिफिकेशन केस में भी आ सकता है, लेकिन लेट्स स्टे ऑन स्केलर, आई मीन मल्टी टारगेट क्लासिफिकेशन, लेट्स, यानी अभी आप इसको ऐसे समझ लें कि यानी ये प्रोबेबिलिटी सॉफ्ट मैक्स के ऊपर टॉप निकाल के तो ये दे दिया हुआ है, समथिंग एक नंबर आ गया जो क्लास। सो इट्स अ फंक्शन दैट गिव्स, अभी हम मल्टी टारगेट रिग्रेशन करेंगे। रिग्रेशन में नॉर्मली एक नंबर एंड पे आता है, अगर आपने मल्टी टारगेट रिग्रेशन करनी है, जैसे इमेज टू इमेज फॉर्मेशन करनी है, फिर आपको बहुत सारे नंबर चाहिए। So it's a vector, some vector, and some output. And the goal here is that f of x I should be ideally equal to whatever the original label is. So if xi, for example, if xi is representation of this document as a vector, then yi is 1. It's a maybe negative review. 2 means positive review. So you have the x I input Yes, or vector y output vector. yi is the output of f. But f को जो प्रोड्यूस करना चाहिए वो भी हमें पता है क्योंकि हमारे पास डेटा है। Yes? सो हम xi, ये इसकी एक रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं और हम एक ऐसा फंक्शन चाहते हैं जब मैं xi पे कॉल करूं तो इट गिव मी अ नंबर आइडियली विच इज इक्वल टू दैट, एंड द सेम फंक्शन, इफ आई कॉल द सेम फंक्शन ऑन दिस इनपुट, द सेम फंक्शन इज इंटेलिजेंट इनफ टू आउटपुट दिस वन. The function is same. We want such a function. And this function is called classifier. Okay. How to come up with this function? There are training steps जो हम भी करने जा रहे हैं. उसको training data देते हैं, उसके कोई parameters होते हैं, वो learn करता है. We will see that. Maybe मेरा ख्याल है एक आध machine learning का tutorial हम. I don't want to waste a class on machine learning tutorial. I just recommend to go through the tutorial that I give you. That's comprehensive tutorial, explains everything. Everything that is, अगर मैं यहाँ पे tutorial दूंगा तो मैं भाई उसका कोई subset इक्वल कर रहा हूँ. So I guess कि उसको आप जल्दी से देख लें. Okay. So yeah. So for classification we need to give the training data, and with the training data the function learns its parameters, and then once the parameters are learned, now the function is trained, or the model is trained. Now you give any representation of any document, the same kind of representation of any document, you are expected to get the output that will be very great. Okay. Even for those documents that you have never seen in the training process. That's a good thing. So let's see that. So that's my review.csv. I pick all the reviews, and I pick all the ratings. So these reviews are my X input, not exactly the X input. Their vectors are X inputs, but right now this is my review, this is my training point, and this is the target that I want to predict. I want to predict whether the review is positive or negative. Yes. So let's do that. In scikit-learn there is train test split. जब मैं मॉडल ट्रेन कर लूँगा, I have no way to evaluate my model कि मेरा मॉडल में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. मिसाल के तौर पे मैंने जिन डॉक्यूमेंट्स पे अपने फंक्शन को ट्रेन किया हुआ है, अगर वही डॉक्यूमेंट्स मैं उसको दूँ कि इनका जज करो, तो वो तो उन्हीं पे ट्रेन हुआ है. यानी आप ऐसे समझें, आप अगर एक बच्चे को एक स्टील का ग्लास दिखाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये ग्लास है, तो वो सीख जाएगा कि ये ग्लास है. शायद आपको मल्टीपल टाइम्स दिखाना पड़े, शायद आपको ग्लास कभी ऐसे ऐसे करके भी उसको दिखाना पड़े, ताकि अगर ग्लास की ओरिएंटेशन चेंज भी हो तो दिस इज स्टिल अ ग्लास. ठीक है. अब आप कहते हैं कि मेरा बच्चा ग्लास की शेप को समझ चुका है,
तो आप उसको स्टील का ग्लास दिखाएंगे, वही ग्लास जो पहले पड़ा हुआ था एग्जैक्टली, वो जो एक आपने उसको कई दफा दिखाया, वो तो कह देगा ये ग्लास है। हाँ, उसको थोड़ा सा छोटा ग्लास दिखाएं या शीशे का या प्लास्टिक का दिखाएं, अब वो कहता है ग्लास है। दैट्स इवैल्यूएशन। सो हमें इवैल्यूएशन जब करते हैं तो ये उस डेटा पे करते हैं जो डेटा ट्रेनिंग टाइम पे यूज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा होता है उसमें से कुछ पोर्शन रख लेते हैं जिसको हम इवैल्यूएशन पर्पसेस के लिए रखते हैं, दैट इज समटाइम्स कॉल्ड वैलिडेशन डेटा। कुछ लोग उसको टेस्ट डेटा भी कहते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड टेस्ट। So we separate out some data, we train on the rest of the partition of the data, and once the model is trained we evaluate the performance on the validation data. Validation data में से एक एक डॉक्यूमेंट देंगे, देखेंगे अब उस पर क्या कहता है जो उसने कभी नहीं देखा। जो वो कहेगा हमें वैलिडेशन डेटा के भी एक्चुअल रेटिंग तो पता ही है, तो हम कंपेयर कर लेंगे हाउ दैट रेट इज गोइंग ऑन। यस, सो दिस फंक्शन train test split actually splits the data into training size as 70% and test size or evaluation size as 30%. Shuffle true means कि अगर डेटा में ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई सीक्वेंस पाया जाता है, just treat them independently, just randomly shuffle them. Yes? Okay. So अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो वोकैबुलरी हमने बिल्ड करनी है वो हमें ट्रेनिंग डेटा पर बिल्ड करनी है। ऐसा ट्रेनिंग डेटा जो टेस्ट टाइम पे डेटा आ रहा होगा, जब हमने मॉडल बना लेना है उसके बाद जो डेटा आ रहा होगा, सॉरी ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जो टेस्ट टाइम पे डेटा आ रहा होगा वो तो हमें पता ही नहीं है। हमने एक मॉडल बना के किसी कंपनी को सेल आउट कर दिया, डिप्लॉय कर दिया होगा। अब कोई बंदा आके रिव्यू लिख रहा है तो हमारे मॉडल को जो रिव्यू आ रहा है उससे वो वोकैबुलरी थोड़ी बनाएगा, तो इवैल्यूएट करेगा। Vocabulary is always from the given data. That's the data, that's the people review available to us. We will build the vocabulary from there. And that's the vocabulary from corpus. Yes, we build that. और इसकी जो लेंथ होगी वो फर्क होगी, क्योंकि हमने टोटल कॉर्पस पे काम नहीं किया, हमने कॉर्पस का कुछ हिस्सा जो है वो होल्ड आउट किया था। इसकी vocabulary छोटी होगी, थोड़ी होगी assume। अब हम जो ट्रेनिंग फीचर मैट्रिक्स है वो बनाते हैं, एक्स ट्रेन का पूरा कॉर्पस देते हैं उसको, और टेस्ट जो इवैल्यूएशन वाले हैं वो भी पूरा दे देते हैं। यस, सो ये हर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट एक वेक्टर बनाता जाएगा। ताकि जो एक वेक्टर बनना है ना वो कितनी लेंथ, np डॉट जीरोस में कितने जीरोस होंगे। यस, ओके, सो इट विल टेक सम टाइम, so don't worry। मैं उधर इसलिए नहीं जा रहा कि कहीं फिर ना जल्दी हो जाए, मेरे सिस्टम पे it took some time। See, यार ये ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है? जी सर। ये हो गया जी, ठीक है। ट्रेनिंग मैट्रिक्स की शेप, टोटल इतने डॉक्यूमेंट्स हैं और हर डॉक्यूमेंट में जो वेक्टर लेंथ है वो इतनी है जी। हर वेक्टर जो है वो एक रो वेक्टर है, जो हमारा डॉक्यूमेंट वेक्टर है वो रो वेक्टर है। कन्वेंशन पहले थी कि फीचर वेक्टर्स को कॉलम वेक्टर्स के तौर पे लिखा जाता है, लेकिन अब बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं वो रो वेक्टर्स में रिसीव करती हैं। नाउ दिस बिकम नॉर्मली a trend के रो वेक्टर्स में। अच्छा, एक्स टेस्ट को अगर हम देख लें, एक्स टेस्ट जो है उसकी शेप एग्जैक्टली नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ वोकैबुलरी तो उतनी है ना, उसके फीचर्स ये बने हैं, लेकिन ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसने कभी नहीं देखे। ठीक है, ओके, अब हम एक क्लासिफायर चूज करते हैं। मैंने यहाँ पे काफी सारे क्लासिफायर टेस्ट किए थे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी नहीं है, ये मर्ज कर देना क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन लेट्स गो थ्रू द क्लासिफिकेशन पाइपलाइन। नाउ वी नीड अ क्लासिफायर जिसको ट्रेन करना है। So there are so many classifiers: logistic regression,
naive Bayes, random forest classifier, support vector machines, sometimes known as support vector classifiers, and there are so many others, gradient boosting classifiers, neural networks, and so many. Okay, here I'm using SVC, but feel free to uncomment any of these and comment SVC, and you'll be using that. Make sense? Okay, then this is for testing the evaluation. This is for certain plottings and stuff. So let me train this classifier. It may take a while for training. Classifier.fit. I'm giving its training data. जो ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट से उनके फीचर वेक्टर्स एज वेल एज द टारगेट्स। टारगेट उसको देने पड़ेंगे ताकि वो लर्निंग करते हुए उसको पता चले कि वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, एंड लर्न अकॉर्डिंगली। Okay, it is taking so much time. I should have used naive Bayes, it's faster. Anyways. So, yeah. ये स्पोर्ट वेक्टर मशीन तेज है, इसको इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए, डेटा पॉइंट जाते हैं। नहीं, उससे पहले कन्वर्जेंस मैक्स हाइड्रेशन होती है। है एक्यूरेसी डिफरेंस भी है थ्योरेटिकली। इसको यूज़ करने की बेसिक वजह ये है कि मैं कुछ चीज़ बताने लगा हूँ, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर किसी वक्त एक्सप्लेन कर दूँ। बल्कि आप में देखेंगे इसको हायर डायमेंशनल स्पेसेस में स्पोर्ट वेक्टर मशीन को फिट किया जा सकता है विदाउट मोर चांसेस ऑफ ओवरफिटिंग होती है, जिससे एक्यूरेसी खराब होती है। एसवीएम में ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने डेटा को फीचर स्पेस होती है, जैसे यहाँ पे हमारी फीचर स्पेस है 7342 डायमेंशनल फीचर स्पेस, एक पॉइंट और इतनी बड़ी स्पेस के अंदर एक पॉइंट है, एक डॉक्यूमेंट, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट इतनी डायमेंशनल स्पेस के अंदर एक पॉइंट है लोकेशन। फीचर स्पेस जितनी छोटी होती है उतना आपका मॉडल सिंपल होता है, और जितना मॉडल सिंपल होता है उसके पैरामीटर्स यहीं कम होते हैं। सिंपलिसिटी ऑफ मॉडल में जिसका हमारे पैरामीटर्स कम, जितने उसके कम होते हैं पैरामीटर्स, उतनी उसकी जनरलाइजेशन या टेस्ट टाइम पे एक्यूरेसी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जब आप फीचर स्पेस बड़ी करते हैं या इन वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करके किसी बड़ी स्पेस में ले जाएंगे तो ओवरफिटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, व्हिच मींस कि वो जो ट्रेनिंग डेटा है उसको बड़ा बेहतर लर्न कर लेगा, लेकिन उसको इतना बेहतर लर्न कर लेगा प्रॉबेबली कि उसको याद ही कर लेगा, उसको और कुछ नजर ही नहीं आएगा। जो आप इवैल्यूएशन डेटा देंगे उसमें वो एक्यूरेसी अपनी खराब करेगा। हाँ, तो एसवीएम का फ़ायदा ये है थ्योरेटिकली कि ये बहुत बड़ी या बहुत हायर डायमेंशनल स्पेस में जाके अपनी फिटिंग करता है। हायर डायमेंशनल स्पेस में डेटा को फेंकने का मकसद ये होता है कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाती है, चांसेस होते हैं वो बढ़ जाए, उसमें बाउंड्री फिट करना आसान होती है। लेकिन एसवीएम के अलावा जितने भी क्लासीफायर्स हैं उनकी अगर आप उनमें अगर आप डेटा की डायमेंशन बढ़ाएं तो आपके जो ओवरफिटिंग है वो डेफिनेटली बढ़ती है, डेफिनेटली बढ़ती है। एसवीएम में चांसेस हैं कि चांसेस एग्जैक्टली नहीं। नंबर ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड है। There is no free lunch, that's a theorem. No free lunch theorem, which says there is no best classifier in the world, theoretically. It all depends upon data. It all depends upon data at hand. जो बहुत बड़े बड़े competitions होते हैं कैगल के ऊपर ये वो, उसमें random forest जो है it performs better practically, it is faster to train and it has a lot of help. लेकिन that doesn't mean that's the best classifier in the world.
It completely depends upon the data. There is no free lunch. You have to see the data, you have to analyze the data, and then you can decide which classifier will work well. One classifier working very well on one data may perform very poorly on another data set. अगर दुनिया में कोई एक क्लासिफायर सबसे अच्छा होता तो मशीन लर्निंग कोई सब्जेक्ट ना होता मेरे ख्याल में। उसकी एक लाइब्रेरी बनी हुई होती, हर कोई यूज कर रहा होता। Oh, it's taking too much time, but anyways, let me interrupt and maybe I should go for Live-Base. Maybe that is faster. अगर ये interrupt हो जाए तो हाँ, ये कई दफा देर से होता है, वो अंदर पता नहीं कुछ आगे कॉलें थ्रेड थोड़ में गई होती है, आते हुए टाइम लगता है। लेट मी कंटिन्यू। अगर ये इंटरप्ट हो जाता है तो मैं लाइव बेस कर दूंगा, शायद बहुत जल्दी से हो जाए, लेकिन होगा ये ट्रेन होने के बाद मैं प्रिडिक्ट करूंगा इसको, यानी मैं प्रिडिक्ट करूंगा इसकी परफॉर्मेंस चेक करूंगा ओवर टेस्ट डेटा, और फिर मैं कंपेयर करूंगा कि जो एक्चुअल टारगेट्स थे और जो मैंने प्रिडिक्ट किए हैं हाउ क्लोज दे आर। और ये एक मैयर है, इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। ये बनता इस तरह से है कि जितने आपने टारगेट सही प्रिडिक्ट किए होते हैं उतना इसका डायगोनल बड़ा हो जाता है, and off diagonal matrix. So that's one way of visualizing the results. There are so many others, like you just compare point by point and see how many errors are there. That is called accuracy kind of, the reverse of errors. There's so many other ways. But इस पूरी पाइपलाइन में अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज है, सिर्फ उसका टोकनाइजर आपको चाहिए, बाकी ये पूरी पाइपलाइन एज इट इज चलेगी। एंड दिस इज ट्रू फॉर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स एज वेल। जब हम डीप नेटवर्क्स देखेंगे, इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर देखेंगे, एडवांस्ड अटेंशन मॉडल्स देखेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा यहाँ पे इधर क्लास के अंदर अटेंशन मॉडल इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि उसमें अगर आपके पास वोकैबुलरी अवेलेबल है किसी भी लैंग्वेज की, इफ यू हैव अ वोकैबुलरी एंड यू कैन टोकनाइज एनी लैंग्वेज, यू आर गुड टू गो टू बिल्ड द सिस्टम्स। So we have to focus on vocabulary, automatic vocabulary building, automatic tokenization for any language. And we need not to know the rules of a language. कल को कोई और language आएगी, उसके rules हमें पता नहीं होंगे, तो our algorithm should scale with that language too. It should be completely data driven. और वो हमने आज cover करना था, we couldn't. That's byte pair encoding. Inshallah we do that in the next lecture. मैं कर दूँगा। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक तरह का प्राइवेट और किसी एग्जांपल के साथ कल प्रैक्टिस करना इधर ही कर देता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे जो करना है ठीक है, एग्जांपल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, और ये अभी हमें पढ़ा नहीं है, पढ़ना नहीं है। सो 0 0 1 0, let's say your vocabulary has 4 words, that's one. Another one is 0 0 0 1. Maybe in the document you have same word again, appears again. In the document same word can appear multiple times, yes. And maybe you have this word appears again. Maybe you have another word like this one, and let's say you have 5 words in your document and the vocabulary size is 4. Yes, make sense? Then this result will be 1 0 2 and 2. Make sense? And then you divide this by every value with 5 to average them. And the resultant will be 1 over 5, whatever that 0 point something, 0, 2 over 5, whatever that thing is, 2 over 5, whatever that thing is. This is the document vector. हाँ, उस पे मैंने हर डॉक्यूमेंट पे एक एक वेक्टर बना के तो मैंने एक मैट्रिक्स में रख लिया। एक वेक्टर तो सिंगल डायमेंशनल अरे हुई है,
तो मैंने पूरे कॉर्पस पे गया, पूरे कॉर्पस पे 39,000 कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। तो पहले डॉक्यूमेंट का एक वेक्टर आया, दूसरे का वेक्टर मैंने उसके नीचे रख दिया, तीसरे डॉक्यूमेंट का उसके नीचे रख दिया। तो मेरे पास उतने जितने डॉक्यूमेंट्स थे उतने वेक्टर आ गए। Any other question? Okay, let's see you inshallah on the next lecture. We will be learning very important algorithm for data-driven tokenizations. That will help you in your projects, particularly when you will be working on languages that has not been touched. Okay? बहुत शुक्रिया जी। ऑनलाइन लोगों में से कोई सवाल? प्लीज रिकॉर्डिंग जल्दी से अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें थोड़ी सी मिस हुई हैं, वो मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है। आवाज सही आ रही थी? बेहतरीन। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देता हूँ, बिल्कुल कर देता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया।